बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि फौज कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फौज का हुकूमत के साथ एक पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक होता है। साथ में उनका यह मजीद कहना था कि फौज में अगर कोई जाती मफादात के लिए काम करता है या जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम बड़ा तगड़ा है और वो हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक बात करते हुए DGISPR साहब का कहना था कि इनके खिलाफ टॉप सिटी के वजारत दिफा के जरिए दरखास्त शिकायत की सूरत में मौसूल हुई थी और 12 अगस्त को फौज ने आगाह किया था कि रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो जो आर्मी एक्ट के तहत है उसमें दौरान सर्विस भी खिलाफ वर्जियों में मुलविस रहे और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने यही काम जारी रखा, जिसके बाद उनके कोर्ट मार्शल पर कार्रवाई का आगाज हो गया है। एक और सवाल के जवाब में बड़ा अहम नुक्ता जो सामने आया उसमें DGISPR साहब का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा हो या हैसियत हो, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ में आज की इंपॉर्टेंट प्रेसर में उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके अदाद शुमार भी रखे। उन्होंने बताया कि पिछले 8 माह में दहशतगर्दों और सौलकारों के खिलाफ 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। गुज़श्ता 1 साल में ऑपरेशन के दौरान 90 खवारिज हलाक हुए हैं, जबकि 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। बलूचिस्तान वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से भी एक सवाल हुआ जिस पे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का कहना था कि 25 और 26 अगस्त को बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दी करने और कराने वालों का इस्लाम या बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो एहसास महरूमी का बयानिया भी घड़ा जाता है और यह बात की जाती है कि रियासती जबर हो रहा है, इसकी उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने कहा कि विफाक की जानिब से 520 अरब रुपए और सूबाई हुकूमत को 254 अरब रुपए रॉयल्टी में दिए जाते हैं, जबकि मादनियात के प्रोजेक्ट में 80% बलूचिस्तान के लोग मौजूद हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा भी हमने आपके लिए मुंतखब किया है, वो हम आपके सामने रखते हैं। फिर प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ कराएंगे। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। ये खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात की बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। 25-26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनूनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की, जिसका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। जी, ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मौजूद मान मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियोज में। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कामरान शाहिद साहब ने, पाकिस्तान के चोटी के एंकर हैं, दुनिया न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। कामरान शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपकी इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब आपसे करूँगा। सर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हमने हिस्सा मुंतखब किया था, मेरे ख्याल में यही बड़ा निचोड़ है जो सारी गुफ्तगू हुई थी। आपके कमेंट चाहूँगा, क्या कहेंगे? उनका फौज कौमी फौज है, किसी सियासी जमात के ना खिलाफ है ना तरफदार है, साथ में बलूचिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की। जी हाँ, थैंक यू अनवार, आपने मुझे दावत दी है। पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है, इस पे तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो बुनियादी बात है वो ये है कि मजबूत फ़ौज मजबूत पाकिस्तान की जामिन है। ठीक। और मजबूत पाकिस्तान तभी होगा जब हमारी फ़ौज, हमारे तमाम इदारे इस मुल्क के वो मजबूत होंगे। अब एक चीज़ हमें ज़हन में रख लेना चाहिए कि जो भी, चाहे अंदरूनी या बैरूनी ताकत, अंदरूनी किरदार या बैरूनी किरदार,
एज अ होल या एज इंडिविजुअल, जो पाकिस्तान फौज को टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को, और वो फौज को टारगेट ऐसे कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की फौज को अवाम से दूर कर दिया जाए। ठीक। और जो भी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर होता है या जो दिफा होता है किसी मुल्क का, वो एक ही चीज पर मुनहसर होता है, उसके ऊपर कायम किया गया होता है। ठीक। वो होता है अवाम और फौज का मिलाप। इनका चोली दामन का साथ होगा। जब अवाम फौज के पीछे ना हो तो कोई जंग नहीं जीती जाती। आप हो सकता है आप दुश्मन को शिकस्त तो दे रहे हैं, लेकिन जंग आप तब जीतेंगे जब अवाम आपके साथ होगी और फौज उस अवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर रही होगी। अब जहां तक DGISPR साहब का यह कहना है कि यह फौज कौमी फौज है और किसी सियासी जमात की ना तरफदार है ना मुखालिफ है। देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान फौज में और हम लोग, मैं जहां पे बैठा हूं, हम सब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। Okay. जमहूरियत होगी तो पाकिस्तान होगा। ठीक। ये जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं जो हुकूमतों में आते हैं या सियासत करते हैं, देखिए ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। जी, और सियासत कोई आसान काम नहीं है। हमें कदर है इन लोगों की एफर्ट की। अब एक प्रोसेस के जरिए जब वो गवर्नमेंट में आ जाती है, कोई भी पार्टी हो, अभी पिछले PTI की हुकूमत थी, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत रही है, यहाँ MMA की हुकूमत रही है। तो हम जब वो फौज जो होती है, वो जब हुकूमत बन जाती है तो उसके पीछे वो खड़ी हो जाती है और उसके हुक्म के ताबे हो जाती है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। हम लोग उठाए, मैं चाहूंगा कमरान शाहिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमरान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, काफी जिक्र हुआ DGISI जो रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का, क्या कहेंगे कमरान शाहिद साहब? सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी उनके मुलव्विस होगा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस में, कोई भी ओहदा या हैसियत तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप इसको, इन मानों को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, ये इन अल्फाज को? अनवार साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपसे बात करना ऑलवेज अ प्लेजर। PTV इज माय अल्मा मैटर, क्योंकि मैंने कैरियर का आगाज PTV से किया 2006 में। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जो आपने बताया, दूसरा जो आपने कहा, इसमें 3 चीजें हैं जो मुझे मैंने महसूस की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की। एक तो बलूचिस्तान के ऊपर जो DGISPR ने बात की है ना, वो बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने एक मैं समझता हूँ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जो आर्गुमेंट की सूरत में उन्होंने पेश किया और फैक्ट्स के साथ पेश किया कि बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि रकबा उसका सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन उसमें सबसे कम है, और वहां पर डेवलपमेंट पाकिस्तान भरपूर कर रहा है। और मुशर्रफ साहब के दौर में डेवलपमेंट का रेवोल्यूशनरी आगाज हुआ था, और इस वक्त भी जो हम देखते हैं इसका गवादर पोर्ट और तमाम मामला, ये पाकिस्तान की स्टेट चाहती है कि हमारे बलूचिस्तान पाकिस्तान है बेसिकली, कि बलूचिस्तान की अवाम जो है उस तक वो तमाम फवायद पहुंचे जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों में है। और उसका उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि जब आप आम ब्रिज को उड़ाते हैं तो आप बलोची अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी तालीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुकाबला करना है तो दूसरों की तरह अवाम पे आप फायरिंग करके ना करें, फौज इस काम के लिए सीना सफर है। एक तो बलूचिस्तान में बहुत अच्छी गुफ्तगू की आज DGISPR ने। दूसरा, वो खुद एहतसाबी वाली बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि फौज जो बार बार ये बात कह रही है खुद एहतसाबी की, तो वो दूसरे इदारों को भी कह रही है कि जिस तरह हम खुद एहतसाबी कर रहे हैं तो जो दूसरे इदारे पाकिस्तान के उनमें भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। और अनवार साहब, होता ही है कि जो कोर्ट मार्शल होता है इसमें जरा दूसरे मामला में तो कुछ होता है ना कि पहले एलिगेशन लगता है, फिर सबूत इकट्ठे होते हैं। कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री का होता है उसके अंदर आपके साथ जो गेस्ट बैठे हुए वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उसमें शवाहिद पहले इतने होते हैं कि तभी इनिशिएट किया जाए मिलिट्री ट्रायल। जनरल फैज हमीद के पास जो है के खिलाफ इतने शवाहिद है कि ये मिलिट्री ट्रायल किया गया, और उसमें जो हमारे कोलीग साथी ने सवाल किया उससे ये तासुर पूरी तरह सामने आया कि मिलिट्री ट्रायल से इमरान खान जो बानी तहरीक इंसाफ है वो एग्जाम्पलेट नहीं है। क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने जो हमें इससे पहले शायद पता नहीं थी DGISPR ने, कि वो शख्स भी मिलिट्री ट्रायल के शिकंजे में आ सकता है जो मिलिट्री के किसी शख्स को के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे। लेट्स सपोज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो है, अगर वो पाए जाए मुर्तकब इस बात के कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई या स्टेट के खिलाफ या फौज के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उसमें अगर कोई सिविलियन हो और वो मैं है, आप है या इमरान खान साहब है, वो कोई भी शामिल हो जाए तो वो मुस्तहिक हो जाता है मिलिट्री ट्रायल का। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे इसमें लगी कि ये एंगल शायद पहले सामने नहीं आया था। ये भी बताएगा, क्योंकि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त भी जमा कराई थी
जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है मुझे फौजी तहवील में और मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से उनको अवॉइड करने के लिए फौजी सिविलियन अदालतों में मेरे मुकदमात चले और मैं आप ही की तहवील में रहूं। तो आप समझते हैं कि आज जो बात की है इससे कबल जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी दिन इत्तेफाक से, चूंकि वो मीडिया से भी गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, उनको खदशा है कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल, उनको सबसे ज्यादा पता होगा कि वो किस हद तक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन में थे या अलायंस में थे, क्योंकि जनरल फैज हमीद का तो हमें चल गया पता जी। कि उनके ऊपर 9 मई उनकी रिटायरमेंट के बाद से जो उनकी सियासी सरगर्मी है, जिसपे 9 मई भी आता है, वजीर दिफा भी ये कह गए साहब कि उसके अंदर उनपे नाकाबिल तरतीब शवाहिद है बकौल गवर्नमेंट के। DGISPR ने ये बात तो नहीं की कि 9 मई के हवाले से शवाहिद है, लेकिन वजीर दिफा की भी एक बड़ी हैसियत होती है, उन्होंने तो ये बात की है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये शवाहिद पेश भी किए गए। पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में भी कवर किया था, हमने बल्कि स्टोरी की कि जनरल फैज हमीद के हवाले से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान साहब का तो ये कहना बड़ी अजीब सी बात होती है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके दौर में 26 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ और इन्होंने बढ़ चढ़ के वो मिलिट्री ट्रायल जो है उसमें हिस्सा भी लिया, उनको सपोर्ट भी किया। इसी तरह एक जज जो थे सेठ साहब, उन्होंने जी, वकार सेठ लोगों को स्टे दिया, वकार सेठ साहब, आई थिंक डेथ भी होगी उनकी, जिन्होंने मुशर्रफ साहब के ट्रायल जी बिल्कुल ये वो गरीब किस्म की लायानी की बात की थी। तो वो उन्होंने जब कुछ टेररिस्टों को स्टे दे दिया, जो कि अभी टेररिस्ट मिलीन होता है, उसका मिलिट्री ट्रायल में कोड होता है, वो ट्रायल होता है, तो उसमें भी इमरान साहब ने जो है वो बड़ा आवाज बुलंद की थी कि मिलिट्री ट्रायलिंग का होना चाहिए और ये बड़ी ज्यादती होगी। तो आई डोंट थिंक सो कि अदालत जो है इसको एंटरटेन करेगी एक एसम्पशन की बुनियाद से किसी मिलिट्री ट्रायलिंग का नाम अगर उनका नहीं होगा फिर पाकिस्तान में किसी का भी नहीं होना चाहिए। हम सब इक्वल सिटीजन हैं, अगर आपका और मेरा हो सकता है मिलिट्री ट्रायल, ठीक। इमरान खान को एग्जेप्टेड तो नहीं है, वो एट अ ह्यूमन एंड नेशनल लेवल तो हमारे बराबर ही सिटीजनशिप है, उनको सब गलत तो नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौट के आऊँगा। सियासी जमात के हवाले से जो उन्होंने बात की थी कि पाक फौज कौमी फौज है और किसका किसी सियासी जमात की तरफ टिल्ट नहीं है। जनरल साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा बलूचिस्तान के हवाले से कामरान शाहिद ने भी इसकी तफसीलन जो बात की कि बड़े एक एनालिटिकल तरीके से DGISPR साहब ने बताया कि बलूचिस्तान में जो पुल उड़ाया गया है उससे ज़ाहिर बात है आर्मी का तो नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ के रहने वाले उनको नुकसान हुआ और जो निहत्ते रोज़ी रोटी कमाने वाले लोग थे उनके शनाख्ती कार्ड देके उनको जो है हलाक किया गया। ये जी, लेकिन सर एक बयानिया जो बना हुआ है जो हम सुनते हैं, ज़ाहिर बात है बलोच यकजहती काउंसिल है और अब तो अख्तर जान मेंगल साहब भी कहते हैं कि जो ये स्ट्रगल है ये एक तरह से अलहदगी पसंदी की एक स्ट्रगल है, वो अब जो लोग पहाड़ों पे तालीम याफ्ता बलोच यूथ है उनसे अब मुज़ाकरात करें। बलूचिस्तान की यूथ को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए और ये जो बयानिया है इसका काउंटर नैरेटिव पर कैसे तरतीब दिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ अनवार, मैं इससे पहले कि मैं आपने स्पेसिफिक सवाल किया कि कैसे इसको, जी असल में हमारा सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त यह है कि हम सारे बलूचिस्तान को सही तरीके से समझते नहीं हैं। इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, इसका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो किसी भी स्ट्रेटजी को अपनाने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान है क्या, बलोच अवाम क्या है, और वहाँ पे सिर्फ बलोच नहीं बसते, वहाँ पे पठान भी बसते हैं, बरोई भी हैं, बलोच भी हैं, हज़ारा भी हैं। तो ये एक बलूचिस्तान एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें बहुत से फूल खिले हुए हैं। बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान हिस्ट्री में आप देखें तो 1062 से 1062 से यहाँ पे सरदार कबीलों में 4 बड़े जो कबीले थे सरदार, वहाँ के कलात, खारान और वो उस इलाके के, तो उनका एक पैक्ट था। तो वो पैक्ट यही था कि एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करनी, कुछ उनके असूल थे और एक सरदारी सिस्टम को उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी। फिर वेस्टफालिया जब अगली ट्रीटीज आई हैं तो वो भी तकरीबन इसी तरह के बेस्ड और उसके ऊपर हुई। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है सरदारी सिस्टम के तहत। अच्छा, फिर जब अंग्रेज आ गया तो इसको एक बफर के तौर पे रशिया और इसमें बफर के तौर पे तो इस पे पॉलिसी ऐसी रखी कि इसको डेवलप ना होने दिया जाए ताकि यहाँ पे अगर रशियन फौज इस इलाके में आती है तो उनको मुश्किलात का सामना हो। ठीक है, वहां पे अब अगर मौजूदा पे आता है। अच्छा, वहां से ये सरदारी सिस्टम फिर 1972 में ये जाके सूबा बनता है। जी ठीक, और बाकी देखिए 1843 का सिंध, 49 का तो ये गवर्नेंस सिस्टम में आया ही यहाँ पे। अच्छा, वो सॉवरेनिटी तो स्टेट ने अपने पास रखी लेकिन इसको गवर्न वो सरदारी सिस्टम के तहत ही थ्रू आउट करते रहे। ओके, ठीक है, अब उसके बीच में वो चलता। फिर जब ये गवर्नमेंट आई तो सबसे पहला जो कार्रवाई होती है यहाँ पर 72-73 में
कि 85% असातिज़ा जो नॉन बलूची हैं उनको बलूचिस्तान से निकाल दिया जाता है, तालीम को रोक दिया जाता है। तो ये जो अभी जैसे जो एक बुलाया जाता है ना कि हमारी महरूमियां हैं, हमारा ये, इस महरूमियों को प्लीज थोड़ा सा समझने की जरूरत वो जो कहते हैं वफाक और पंजाब हमारे वसाइल पर काबिज है, हाँ, ये एक बयानिया है ना उनका। ये 100% गलत बयानिया है। इसका देखिए, काउंटर कैसे किया जाए? सवाल ये तो ये है जी। पहले उन लोगों को भी समझने की जरूरत है, काउंटर से पहले उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे 17 चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं 72 के बाद, जिनमें से 14 सरदार थे, 3 नान सरदार हैं। अच्छा, जो फंड्स गया है उसकी जरा आप तफसीलात ले लें इस दौर में। अभी जो बजट जा रहा है उसकी तफसीलात ले लें और इनको कंपेयर कर लें कि बलूचिस्तान में कितना जा रहा है, पंजाब में कितना जा रहा है, वहां पे केपी में और उनमें कितना जा रहा है। जब आजाद हुआ 47 में तो 5% के करीब यहाँ सर, फिर एलिनेशन क्यों है? सवाल ये है कि आम बलोच के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि फिर एलिनेशन क्यों है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 3 किस्म की कास्ट चलती आई हैं, 3 सेट्स थे। सरदार थे, फिर बाजीगर थे जो बीच में मिडल जो उनकी जमीनें बनाते थे और उस पर उनको देने थे, और फिर स्लेव्स थे। अब ये तीनों जो कास्ट हैं मुख्तलिफ बलूचिस्तान के अंदर, ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल उनकी चल रही है कि हमने बलूचिस्तान को लीड किसने करना है, और ये नैरेटिव ये बनाते हैं कि जी महरूमियां हैं, अब हम जब पावर में आएंगे तो हम इनको एड्रेस करेंगे। लेकिन एक स्टडी की बहुत जरूरत है कि बलूचिस्तान में क्या कुछ गया है, अब क्या कुछ हो रहा है। अब मुशर्रफ दौर में देखें, जब मुशर्रफ साहब का दौर है तो मेगा प्रोजेक्ट सर उस पे आते हैं। कामरान शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ओपिनियन मेकर हैं। मेरा सवाल जो जनरल साहब से ये था कि ये जो बात कर रहे हैं ये एक हकायक की रोशनी में कर रहे हैं, लेकिन जो एक आम बलोच है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस वक्त आप नोट करें, जो कल भी अख्तर जान मेंगल साहब बात कर रहे थे कि अला नज़र साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं और जो शबीर साहब हैं वो इंजीनियर हैं, जो ये तमाम BLA कलदम तंजीम के इस वक्त करते धरते हैं। तो ये जो लोग हैं, और मारंग बलोच का भी हमें इल्म है, इधर इस्लामाबाद में उन्होंने को 2 माह का धरना दिया। फिर आपको याद होगा कराची में भी एक खातून खुदकुश बमबार थी, इस दफ़ा भी बताया गया है, महल बलोच गालिबन उनका नाम है, जिन्होंने खुदकुश हमला किया। इस यूथ को कैसे बताया जाए कि जी ये रियल फैक्ट्स हैं और वफाक जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा और ना ही पॉलिसियाँ यहाँ से बनती हैं, आपकी सूबाई असम्बली जो खुद मुख्तार है वही तमाम चीज़ें तय करती है। कामरान शाह साहब, देखिए जी, मसला ये है कि यहाँ पर सरदारी निजाम ने तय करके रखा बलूचिस्तान की अवाम के राइट्स को। अगर कोई पहला इंकलाब बलूचिस्तान में उठना चाहिए ना, वो हमारी रियासत या फौज या पंजाब या वफाक के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो सरदारी निजाम के खिलाफ होना चाहिए। क्योंकि सरदार खुद तो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गए और अपने बच्चों को पढ़ा दिया, और यहाँ पर उन्होंने जो पंजाबी, सिंधी जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, जो बेचारे इस नियत से जिनकी पोस्टिंग की गई कि वो आके यहाँ पे एजुकेट करें लोगों को और ऊपर लेके आए, उनको गोलियां मारी गई, उनको निकाला गया और ये ज्यादती की गई। तो बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ 2 है मेरे हिसाब से, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतरीन भरपूर अंदाज में किया जाए, उसकी इतनी डेवलपमेंट की जाए कि शिकवाई ग्राउंड रियलिटी में खत्म हो जाए, एजुकेशन की भरमार कर दी जाए, वहां पे लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताया जाए, उनको बताया जाए कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म सरदार के साथ खड़े होना नहीं है, नेशनलिज्म वफाक के साथ और स्टेट के साथ खड़ा होना है, और टेररिज्म तभी खत्म होगा जब वहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म होगी। तो पाकिस्तान को के हर सूबे को, जिसमें पंजाब और सिंध सर फहरिस्त है इकोनॉमिकली वेल सूबे, इनको अपना पेट भी काट के बलूचिस्तान को सपोर्ट करना पड़े तो वो करना चाहिए। इस NRC अवार्ड में मजीद देना चाहिए, जितना आप इसको देंगे बलूचिस्तान को उतना ही वहां पे एजुकेशन के लिए एक जरखेज मैदान बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंडस्ट्री वहां पे जितना बंगाल के मुतालिक अवामी लीग प्रोपेगेंडा किया करती थी, इसकी सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुई बंगाल में वो हुई थी 1960s में मिलिट्री रिजीम के दौर में। अंग्रेजों ने तो उसको रखा हुआ था बैकवर्ड, जब 47 में खाली एक ब्यूरोक्रेट था जो बंगाल से था। तो ये पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है, या एक भी मेजर जनरल नहीं था पाकिस्तानी फौज के अंदर जो बंगाल से था, तो ये पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौर से उनको बैकवर्ड रखा गया, लेकिन 1960s के मिलिट्री एहद में इस्फहानी ग्रुप और आदमजी ग्रुप, इन्होंने जियोट की वहां पे पर्सनें लगाई, कोटा सिस्टम जो दिया गया बंगाल को पूरे पाकिस्तान में डिवाइड करके 40% था, और बंगाल अकेले सूबे को 40% दिया गया जॉब्स के अंदर, सिविल सुपीरियर सर्विसेज में। तो वो तो आपको पता है इंडिया के साथ ताले बांधे थे, शेख मुजीब तरह कमिट कर चुका था इंदिरा गांधी के साथ के ये तमाम चीजें होने के बावजूद वो पहले प्लान बना चुके थे कि अलग होना है।
रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन 68 में वो प्लान बन वो तो अब जो है हसीना वाजिद साहबा की रुखसती के बाद तो वो जो तकसीम की बात थी वो तो खलीज बंगाल में डूब गई। ये मुझे बलूचिस्तान में जी डेवलपमेंट चाहिए अनवर भाई। एक तो आपने कहा, मुझे ये भी चलते चलते बता दीजिए, फिर हमने सेगमेंट को क्लोज करना है। जो ये भी डीजी एसपीआर साहब ने कहा कि किसी सियासी जमात की ना मुखालफत है ना या तरफदार हैं, इसको कैसे लेते हैं? क्योंकि पीटीआई ज़रबत बानी चेयरमैन पीटीआई कभी सख्त कभी नरम बयान भी देते हैं फौज एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो क्या कोई नरमी की सूरत हाल आने वालों में दिनों में हो रही है इस बयान के तनाजुर में? क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है? नहीं, नरमी तो किसी सूरत में देखे, वो बात एक और है। वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तो खिलाफ नहीं है ना फौज। ठीक। तहरीक इंसाफ में तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, लेकिन जिन लोगों ने फौज पे अटैक किया, इन अदर वर्ड पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे अटैक किया, ठीक। उनसे तो बात नहीं हो सकती ना। उसकी क्लियर कट पॉलिसी है फौज पाकिस्तान। ओके, वो अगर एक के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे फिर तो कल हर बंदा ये कर रहा हो, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक, तो वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी, बिल्कुल उसका कोई झगड़ा नहीं है फौज के साथ, ना फौज समझती है। लेकिन किसी भी सियासी पार्टी के अंदर या किसी भी मीडिया ग्रुप के अंदर, लेट सपोज, या किसी भी और ग्रुप के अंदर अगर कोई फौज में हमलावर होगा तो भाई फौज की तो फिर ट्रेनिंग हुई हुई है लड़ने की, तो उन्होंने अपना भी डिफेंड करना है, मुल्क का भी डिफेंड करना है, तो वो तो फिर तैयार है। आपकी अगर ट्रेनिंग है तो लड़के देख ले फिर फौज के साथ। ठीक है। मैं लास्ट कमेंट जी जनरल साहब। देखिए अनवर भाई, मैं इसमें ऐड करूंगा जो कामरान कामरान शायद बात कर रहे हैं। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है बसीयत कौम कि हम इंडिविजुअल्स को बहुत बड़ा कर, ठीक, डेमोक्रेसी अगर पाकिस्तान में रहनी है तो ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको इंस्टीट्यूशंस में तब्दील कीजिए, ये बात ताकि सही। कोई एक इंडिविजुअल, हम एक इंडिविजुअल को पूरा इंस्टीट्यूशन समझ लेते हैं, वो ठीक। कोई पार्टी हो, हमारी जितनी भी पार्टीज हैं I totally agree। इंडिविजुअल्स के इर्द हाँ। गिर्द घूमती हैं। तो इसको एज ए इंस्टीट्यूशन पार्टियों के अंदर भी लोगों को, प्रेशर ग्रुप्स को ये करना चाहिए कि यार इसको एज इंस्टीट्यूशन लें, ठीक। ताकि देखें फौज किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, ओके। वो फौज इंस्टीट्यूशन में जान डालना चाहती है। ठीक है सर, तो thank- वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। वेल सेड, थैंक यू वेरी मच कामरान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। तो अभी तो हमने एनालिसिस किया विद एनालिस्ट, अब हम सियासी गुफ्तगू करेंगे और बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से अभी वक्फे के बाद ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो वज़ीर आला रह चुके हैं बलूचिस्तान के, खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो वज़ीर दिफा रह चुके हैं पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। मैंने तो तुम्हें उस दिन अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था जिस दिन तुमने खाकी वर्दी पहनी थी। मेरे इन बहादुर बेटों ने अपना तन मन मुझ पे वार दिया, दुश्मन का हर वार सहकर मेरा नाम किया, मेरा नाम किया। मेरे रूह रवा माँ की खातिर दी है जान, अपनी खुशियों को किया कुर्बान। मेरे रूह रवा माँ की खातिर दी है जान, अपनी खुशियों को किया कुर्बान। तू खुद गर्जों से है क्यों परेशान, तू ही धरती का पासबान। तू खुद गर्जों से है क्यों परेशान, तू ही धरती का पासबान। तू बेटा था तुझे करना था, तू बेटा था तुझे करना था, तूने फर्ज अपना निभाना था। ये चंद लोग हैं मुट्ठी भर इनका, तू दिल में गम न कर। ये चंद लोग हैं मुट्ठी भर इनका, तू
सबसे बढ़कर तेरे जैसा नहीं मेरी मट्टी पर मर मिटे हो अपनी माँ पर तू बेटा था तुझे करना था तूने फर्ज अपना निभाना था अगर मैं देखती हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ तो मुझे सब कुछ भूल जाता है और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। मुझे मान है तेरी जुर्रत पर तू फिदा हुआ धरती माँ पर मुझे मान है तेरी जुर्रत पर तू फिदा हुआ धरती माँ पर तू कट गया और जहाँ से गया मेरी झोली में आकर सो गया मेरे नाम से होगा तू सुर्खरू तू बेटा था तुझे करना था तूने फर्ज अपना निभाना था आज के दिन अपने शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजदों में वक्त देने का। हम बलूचिस्तान की आवाज़ भी लेकर आएंगे आज के अपने प्रोग्राम में। खुर्रम दस्तगीर साहब, बलूचिस्तान के हवाले से जो सुलगते हुए मसाइल हैं, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हवाले से भी बात हुई। इसके अलावा हमने देखा कि 2 रोज़ कबल अख्तर जान मेंगल साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर PMLN और इवन अपोजिशन का वफ़द भी उनके पास है कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज DGISPR साहब ने, अभी ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे एनालिस्ट के साथ, उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के हवाले से जो बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का या रियासती जबर का, वो हक़ायक़ पर मबनी नहीं है। आपसे एज ए पॉलिटिशियन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि फिर उसको इतनी तरवीज मिलती है और लोग उसको मनोन तस्लीम करते हैं और एक विफाक मुखालिफ और एक पंजाब मुखालिफ महासा खड़ा हुआ है। अगर आप बलोच जो अलहदगी पसंद हैं या जो लोग उनके साथ मुंसलिक हैं, उनकी गुफ्तगू सुने। जी, इसलिए कि जो बलूचिस्तान की जो सियासी क़ुव्वतें हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं या अलहदगी पसंद गिरोह हैं, वो तो अब मतरूक हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं और अपनी सियासत को बेचने के लिए वो उसी महरूमी का ढंढोरा पीट रहे हैं, जो कि हकायक ये कहते हैं कि 15 साल पहले जब नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हुआ था तो बलूचिस्तान का जितना हिस्सा था उस वक्त वफाकी महसूलात में वो 5% था। उसमें 80% इजाफा हुआ और वो अब 9.1% है वफाकी महसूलात का। तो लिहाजा 15 साल से एक गैर मामूली जो वसाइल का ट्रांसफ़र है वो बलूचिस्तान में हुआ है। लेकिन यूं महसूस हुआ है कि वो वसाइल इस्लामाबाद से कोयटा तो चले गए हैं, लेकिन कोयटा से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला तक नहीं पहुंचे। अब ये एक हाकमियत का डेफिसिट है, तो लिहाजा वसाइल की कोई कमी नहीं है। बड़े अदब से अर्ज करूँगा, अगरचे कुछ लोगों की ये ज़रूर ख्वाहिश है कि चूँकि एक पसमानदा इलाका है और बहुत बड़ा चूँकि रकबा है, तो उस तक तमाम जो फैसिलिटीज़ पहुँचाने के लिए हमें ज़्यादा वसाइल देने चाहिए। तो ये बात ज़रूर सुनने की है, समझने की है। लेकिन इससे पहले 2008 से 13 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान हुआ। ये NFC अवार्ड हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर पंजाब के तकरीबन 0.75% पूरे महसूलात का, जो कई 100 अरब रुपए बनते हैं, वो उन्होंने खुद कहा कि हम इसको विड्रॉ करते हैं बलूचिस्तान के हक़ में। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो डॉक्टर मालिक साहब को मौका दिया गया कि वो इस मामले पर बात करें।
अब इसमें जो आज अगर हम बिल्कुल बेलाग तज्जिया करें अनवर साहब, सर तो दो चीजें हैं। एक तो जो वहां के रहने वालों का मुस्तकिल मुतालबा है कि वहां जो हर जो मूवमेंट है या तहरीक है उसको अलहदगी पसंदी की नज़र से देखा जाता है, गद्दारी की नज़र से देखा जाता है, और उसके ऊपर जो है वो फिर मिलिट्री एक्शन होता है, उसमें कमी लाई जाए। अब हम इतने ही साल हो गए हैं जितने एनएफसी को हो गए हैं कि मिसिंग पर्सन का कमीशन मौजूद है, और उसकी जब आप हकाइक देखते हैं तो उसके अंदर मिसिंग पर्सन की तादाद में बहुत कमी आ चुकी है। तो लिहाजा वहां अब हमें जो आज DGI ने जिक्र किया कि इशू आधा तो बलूचिस्तान के अंदर का है कि वहां की अपनी जो इंटरनल हाकमियत है वो कैसे इंप्रूव होगी, जिसकी राह में वफाक रुकावट नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो सीपैक और जहां भी जब बलूचिस्तान में तरक्की की बात होती है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो बैरूनी दुश्मन है वो इन अलहदगी पसंद ग्रोहों का फायदा उठाते हैं, इनको फंड करते हैं और उस तरक्की को नाराज बलोच के नाम पर सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। बस अभी हमने देखा कि बोलान में जो पुल तोड़ा गया, बारूद के जरिए उड़ाया गया, हम सब ने अपनी टीवी स्क्रीनों पर देखा है। इसका किसको फायदा हुआ? बलूचिस्तान में रहने वालों को कोई फायदा नहीं, उनकी जिंदगियां मजीद अजीरन हुई हैं, खराबी आई है, और क्या उससे जो है वो बलूचिस्तान की आवाज जो है वो उसमें कोई ज्यादा इजाफा हुआ है? नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यही है कि गालिबन बेंगल साहब के इस्तीफे ने वफाक की सतह पर इस आवाज को बहुत ज्यादा ऊंची तरीके से आहंग से उठाया है। तो लिहाजा जब जिस सूबे के नुमाइंदे मौजूद हैं वफाक में भी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी, और वहां की सूबाई असेंबली में मौजूद है, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं यहाँ पंजाब से जाकर कहूं कि बलूचिस्तान को कैसे चलाना है। ये आपका काम इस्लामाबाद में नहीं है, वफाक का, कि हम जाकर कहें। ये बिल आखिर फैसला जो है वो कोयटा में होना है, बलूचिस्तान के अजला में होना है, और इस पर जो है ये जो मुस्तकिल तौर पे एक शोरिश और इंतशार है, इसका जो रवायती मॉडल है अब हमें उससे आगे बढ़ना होगा। और ये जरूर है कि यूं महसूस हुआ है कि वफाक को पहले से ज्यादा निगरानी करनी होगी कि क्या जो वसाइल बलूचिस्तान को दिए जा रहे हैं वो उनके अजला तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ताकि जो है वहां के जो रहने वाले हैं उन तक जो इश्यूज बनते हैं और उनकी जो मसलन बहुत कोशिश की गई आगाज़े बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान की जो मुलाजमतें हैं उनका जो है कोटा बढ़ाया जाए। बहुत अरसे से कोशिश हो रही है कि बलूचिस्तान की तरफ से जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो रिक्रूट होते हैं, सिपाही भी और अफसर भी, उनकी तादाद बढ़ाई जाए। एक मुस्तकिल काम हो रहा है, लेकिन चूंकि वो जो पुराना नैरेटिव है महरूमी का, जिसकी कोई अब लॉजिकल बेसिस नहीं है, उसी को जज्बात पर इस्तेमाल करके ये सारा इशू रेज किया जाए। खुर्रम साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बाज़गश सुनाई दे रही है कि बलूचिस्तान के हवाले से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जिसमें अख्तर जान मेंगल साहब की जमात है। डॉक्टर मालिक बलूच साहब ने हमारे शो में आना था लेकिन अभी तक वो नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमें ज्वाइन कर पाएँ। उनकी नेशनल पार्टी हो, इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें, महमूद खान अचकजई साहब की जमात हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, क्या आप समझते हैं कि इस APC में जो बलोच नाराज़ हैं इस वक्त, और हमें बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल की सूरत में भी उनका इकट्ठ नज़र आता है, मारंग बलोच साहिबा की भी बात होती है, उनमें से भी किसी से रब्ता होना चाहिए और उनको भी इंगेज करना चाहिए? ये पहली तो मेरी इस्तदा होगी, इस सारे मामले को बहुत अरसे से हम देख रहे हैं जी, कि जो भी APC करनी है वो बलूचिस्तान के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कोयटा में हो? कोयटा में हो, चाहे गवादर में हो, खुजदार में हो, तुरबत में हो, ठीक, वहां हम सब लोग जाएं और वहां बैठे, वहां अपना दरवाजा खोल के आए जिन्होंने बात करनी, और इस बात को भी क्लियर करें कि जो लोग बारूद से बात करेंगे उनके खिलाफ बारूद इस्तेमाल होगा। जो गुफ्तगू और हकूक के, देखिए हकूक क्या थे, हकूक तो वसाइल के थे, वसाइल फराहम 15 साल पहले कर दिए गए। अब अगर जो इशू है कोई जिसके ऊपर खुलकर हम गुफ्तगू नहीं करते, सर कतई ओनरशिप का इशू है ना, कि वो कौन ओन कर रहा है। जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ओनरशिप तो बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले हमारी बलोच कौम और पश्तून कौम के लोगों ने लेनी है, बराबियों ने लेनी है, दारी बोलने वालों ने लेनी है, फारसी बोलने वालों ने लेनी है, वो हमने नहीं लेनी। और ये सारे इश्यूज जो हैं इनको अगर अलहदा अलहदा करके देखिए, एक अलहदी पसंद है
सर। यहाँ हमने 2021 में देखा कि हमारे हजारा के जो भाई थे, दर्जनों का कत्ल हुआ, तो लिहाजा वहां फिरका वारियत भी है। जी। और उसके साथ ही हम इसको भूल जाते हैं कि वहां एक जराइम पेशा स्मगलिंग की बहुत बड़ी माफिया है, जो जब भी हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश करती है कि वहां हाकमियत बेहतर हो या कंट्रोल बेहतर हो, तो वहां पर वहां से रेजिस्टेंस आती है। तो चमन का जो क्रॉसिंग पॉइंट है अफगानिस्तान के साथ, और उसकी तरह जो है वो ताफ्तान का क्रॉसिंग पॉइंट है ईरान के साथ, वहां एक बहुत बड़ा, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एक धंधा है स्मगलिंग, अरबों रुपयों का धंधा है। लिहाजा उसमें भी जब रुकावट आती है तो वो भी बैरूनी दुश्मनों की तरह इन्हीं ताकतों को इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा यहां बैठ के ये जरूर फैसला हमें करना है कि बलूचिस्तान में जो वसाइल हैं और वसाइल का कंट्रोल, असल में जो लड़ाई है जिस पर इशू अब बन रहा है कि जी वसाइल का कंट्रोल कैसे होगा, क्या कितने लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, इसका कोई फॉर्मूला तय करना है। और ये भी वहां के लोगों को, जो हमारे भाई और बहनें हैं, उनको ये समझाना है कि अगर गवादर का एयरपोर्ट का इफ्तिताह करीब है तो उसको रोकने से तो बलूचिस्तान की तरक्की बेहतर नहीं होगी, आपके नौजवानों की जिंदगी बेहतर नहीं होगी। लेकिन बहरहाल पहले नंबर 1 ये जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान की है कि वो अपने MPH के साथ बैठ के, MNA से बैठ के कोई ऐसा प्लान बनाए और फिर हमें कहेंगे कि वफाक से ये मदद चाहिए, इस तरह की रेगुलेशन चाहिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोविंशियल असेंबली नहीं कर सकती और कौमी असेंबली का वो है, हमें ये लेजिस्लेशन चाहिए। लेकिन मैं फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये कोयटा से ड्राइव होना चाहिए, इस्लामाबाद से ड्राइव नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद के सिर्फ एक मुआविन की है, एक दोस्त की है, एक वेल विशर की है कि हम इस मामले को ठीक करते हैं, इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। सर, ये तो आपने बिल्कुल जो है बात, यू हैव हिट द हिल, आपने बिल्कुल सही बात की है, यू हैव हिट द नेल एट द हेड। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सनाउल्लाह बलोच साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, आपने कहा कोयटा से ये प्रोसेस जो है शुरू होना चाहिए। उनकी राय, वो तो ये समझते हैं कि जो कोयटा की असम्बली होती है वो नुमाइंदा असम्बली नहीं होती और मुबैना धांधली की सूरत में या कंट्रोल किस्म की असम्बली होती है। ये भी जो मरकज़ गुरेज कुव्वतें हैं या जो लोग इख्तलाफ रखते हैं बलूचिस्तान में, उनका ये भी नुक्ता नज़र है। तो अगर कोयटा लेड हो तो इसकी क्या कबूलियत होगी उन अनासर में? कि देखिए, कबूलियत नहीं होगी, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। कोई भी आप हुकूमत ले आए, इन अनासर की सियासत जिन मफरूजों पर बिकती है वो किसी भी असेंबली को कबूल नहीं करेगी। तो लिहाजा जो हमारे पास मौजूद असेंबली है, ये भी तो एक इशू है कि उस असेंबली के अरकान को, जो हमारे भाई और बहनें हैं, उनको बिठाकर समझाया जाए कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो इसका ये भी हिस्सा है कि सिर्फ वोट लेना जिम्मेदारी जो है ना वो MPA-शिप नहीं है। जहां जब इश्यूज उठेंगे तो फिर ये जो वहां बोलान में वाकया हुआ, जिस तरह मैंने कहा, या जिस तरह 23 पंजाबी जो हैं वो मारे गए हैं, तो अब ये सवाल उठना है, उनको कन्फ्रंट करना है कि ये मुल्क पाकिस्तान हम सब की मुश्तरका मीरास है। एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने वाले क्यों कत्ल किए जाए शनाख्ती कार्ड देखकर, उसकी तो जिम्मेदारी किसने उठानी है ना, कि जी हम नाराज हैं तो लिहाजा हम पंजाबियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी तो कंडेमनेशन की है सर, उसकी तो मुज़ामत हुई है ना, कंडेम किया है। इसीलिए हमें इस चीज को के बजाय ये कि हम वो कहते हैं कि मूसा आसा डालेगा और दरिया फटेगा, वो एक दूर की बात है। आज जो नुमाइंदे हैं, जिस हमारा उनके बारे में जो भी राय हो, उन्हीं को बिठाकर इस हल का आगाज करना है। अगर मसलन मैं खुलकर बात कहता हूँ, अगर मुझे बहुत सारों की जो एक सोच ये है कि जी ये पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है या आर्म फोर्सेस हैं, वो इस सारे मसले को ड्राइव करती है, तो फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान, जो कि बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, वज़ीर आला पोपटी साहब, वो बैठकर इस यहाँ एक चाहे एक कैमरा सेशन करें बलूचिस्तान असेंबली का, उनसे बात करें, उनसे कहीं बोलें आपको क्या चाहिए, चाहे दूसरे भी हमारे एमायदीन इदारों के वहां मौजूद हों, लेकिन ये मामला हल का आगाज बलूचिस्तान से होना है, इस्लामाबाद से नहीं। मिसिंग पर्सन, खुरम दस्तगीर साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सर एक स्टिकिंग पॉइंट है। मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो है वो आवाज़ हमेशा उठती है और कहा जाता है कि उनको उनके प्यारों का नहीं इल्म कि वो कहाँ पर हैं। अभी हालिया जो 25-26 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे किरदार जो मिसिंग पर्सनस के तौर पर शो हुए थे,
वो भी उनकी भी बॉडीज़ वहाँ से मिली हैं। लसबेला का इलाका है या दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर वो पाए गए और वो उन दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस थे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इसका कैसे अब एक ऐसा हल तलाश किया जाए जो जिसकी भी कबूलियत हो और मिसिंग पर्सन्स का मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो। खुर्रम साहब जी देखिए, जी ये मामला जो है, जैसे मैंने कहा, इसको बहुत अरसे से देख रहे हैं और आज भी जो DGI इस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे हम सबको एक नुक्ता या आगाज है। इसको एक दफा फिर हम कोशिश करेंगे कि सबको बिठाकर इस पर बात की जाए। असल में तो हम सब मफरूजों की बुनियाद पर बातें करते हैं। इसको लिस्ट पब्लिश करेंगे कि कितने मिसिंग पर्सन लोग हैं, क्योंकि सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी जो मिसिंग पर्सन थे उनमें से बहुत बड़ी तादाद या तो अफगानिस्तान में पाई गई या फिर वो यहाँ के दहशतगर्दी में मुलव्वस हुए। तो लिहाजा ये एक अलहदा सब्जेक्ट है सूबाई हुकूमत के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए भी, कि इस सारे मामले को क्या हमें किस तरह अदालतों के जरिए, शफाफियत के जरिए हम इसको हल कर सकें, ताकि उनके खानदानों को, चाहे उनके खानदानों को अक्सर मालूम भी नहीं होता कि उनका जो लव्ड वन है या जो उनका भाई और बेटा या हस्बैंड है वो कहाँ है और किस हाल में है या किस वजह से उनके पास नहीं है। तो लिहाजा उनको भी ये क्लैरिटी हमें देनी है। इसके लिए एक मुस्तकिल जो कोशिश है वो वफाक की तरफ से चंद लोग इस पर अपॉइंट किए जा सकते हैं जो कि मुस्तकिल कोयटा के साथ राब्ते में रहें, कोयटा विजिट करें और इन सारे मामलों को एक बतदरीज हल करें, क्योंकि ओवरनाइट ये हल होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये एक नोट ऑफ कॉशन है कि अगर आप इसको हल भी कर लेंगे, लेकिन वो महरूमी का जो नैरेटिव है, जो जिसकी बुनियाद सियासी है और सियासी जो उससे फायदे उठाए जाते हैं, वो जारी रहेगा। क्योंकि जो ये डिमांड है, फॉर एग्जांपल, कि जी गवादर पोर्ट जो है वो चूंकि बलूचिस्तान में है, हिस्सा है हमारा पाकिस्तान का, उसको मुकम्मल तौर पे ये भी वादा नहीं होता किसके कंट्रोल में दिया जाए ताकि वहां के लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो लिहाजा यहाँ बहुत सारे ऐसे मफरूजे हैं जिनको मंतक से, शफाफियत से और एक इंसाफ के प्रोसेस के जरिए ही हल किया जा सकता है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल्कुल केपेबल हैं, वो तशरीफ भी ले गए थे पिछले हफ्ते कोयटा में, कि वो कुछ लोगों को अपॉइंट करके इस सारे मामले को, जैसे डॉक्टर मालिक हैं और 3-4 लोग हैं, उनको अपॉइंट करके एम्पावर करके ये कहें कि जनाब इस प्रोसेस का हल जो है आप प्रोसेस का आगाज करें, और जहां वाकई हुकूमत की इशूज हैं वो पाक हल करेगा, और जो ज्यादा इशूज वहां कोयटा और बलूचिस्तान में उनको बलूचिस्तान हल करे। टुवर्ड्स दी एंड आपने वैसे डॉक्टर मालिक बलोच साहब का कहा, तो उनका मैं दोबारा अपने व्यूअर्स को बता दूं, उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि वो आए हैं, उनसे रब्ता हुआ है, तो वो कह रहे हैं वो कहीं पर मसरूफ़ हैं, लिहाजा ही इज़ इंगेज, वो नहीं आ सकेंगे, ये उनकी मर्ज़ी। हमने पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेट मीडिया का फोरम उनके लिए दिया था, सगीर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी और उनसे भी कहा था, लेकिन वो नहीं आए। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर चलते चलते DGI SPR साहब ने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है, इसका किसी सियासी जमात की तरफ ना लाइकिंग है और ना डिसलाइकिंग है। इस पे आपके क्या कमेंट है सर? और उनका जो भी हुकूमत आती है फ़ौज उससे तमाम तर जो रिलेशनशिप एज ए ऑफिशियल होते हैं वो बरकरार रखती है। लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ यही तवक्को कर सकता हूँ कि ये जिन जज्बात का इजहार आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले मुस्तकिल तौर पर किया जा रहा है, इस पर अमल करते हुए हम बतदरीज इस तरफ बढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है और इंतखाबात हैं वो मुकम्मल तौर पर बेलाग हों। अभी हमें इस पर बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे माजी की विरासत है जिससे हमें छुटकारा पाना है, लेकिन ये एहसास मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ हाईएस्ट लेवल पे, बल्कि अब हमें अफवाज पाकिस्तान के जूनियर अफसरान में भी आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है कि माजी के जो भी इशूज थे, अगर हमें 75 साल के बाद, 77 साल के बाद पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है तो आईनी पाकिस्तान की सरबुलंदी ही उसकी बेहतरीन ज़मानत। सर लास्ट पे, चूंकि ये हमारे इस वीक का लास्ट शो है, 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जाएगा? एक सियासी सवाल है, चूंकि आप सियासतदान हैं, चूंकि 22 अगस्त को तो कहा। जी सर, आपकी प्रोग्राम से आई थिंक कुछ देर पहले इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उन्हें एक जगह डेजिग्नेट कर दी है,
तो वो ज़रूर जलसा करें। लेकिन अनवार साहब इसमें एक ज़रूर बात है, और मैं खुद भी चूंकि एक सियासी जमात का रुकन हूं, जी सियासी जमातों को ये समझना है कि सड़क रोक कर एहतजाज नहीं हो सकता 21वीं सदी के पाकिस्तान में। ठीक कि एक ऐसा एहतजाज जो दूसरे पाकिस्तानियों के कारोबार, रोजगार, तालीम, सेहत, नौकरी में रुकावट बने, जो लोगों को की सड़कें बंद करे, वो उनकी जिंदगियों के काम करने से रोके। अब हमें वो एहतजाज नहीं करना। हम सबके ज़हन में ये है कि अगर सड़क गर्म होगी तो फिर एहतजाज कामयाब है। ये इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। हम सब ने अगर अपनी बात करनी है, पुरअमन तरीके से इस तरह करनी है कि हम सड़क रोके बगैर, किसी को डिसरप्ट किए बगैर, इस्लामाबाद का कारोबार रोके बगैर अपनी बात करें, अपना एहतजाज करें, अपनी आवाज उठाएं, जोर से उठाएं। लेकिन किसी और पाकिस्तानी, क्योंकि जो एहतजाज का आईनी हक है, उतना ही बड़ा आईनी हक ये है कि मुझे बतौर शहरी अपने कारोबार और रोजगार के करने का मौका दें। खुर्रम साहब, वैसे व्यूअर्स को भी अपडेट करूं और आपको भी इल्म होगा कि आज सेनेट ने इस्लामाबाद में जलसा बिला इजाज़त जलसे पर कैद की सज़ा का बिल भी मंजूर कर लिया है। तो एक लेजिस्लेशन भी हुई है। बारकैफ आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, आज का शो यही था। अब इस हफ्ते का अपना शो का जो पूरा स्पेल है वो इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट कमिंग मंडे पे आप दोबारा मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।